जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एमसीक्यू को। और लास्ट क्लास में हमने मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखा था प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, जिससे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज कुछ क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से शेष रह गए थे उसको हम लोग आज क्या करने वाले हैं, अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज 50 क्वेश्चन से आगे, क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, थोड़ा सा इसमें जो क्रम है वो मिस्टेक हो गया है, तो आइए इसको हम क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स डज नॉट रिप्रेजेंट अ पॉइंट डेटा। ठीक है, ये कह रहा है कि इसमें जो सिंबल दिए गए हैं तो इसमें से कौन सा ऐसा सिंबल है जो पॉइंट डेटा को नहीं बताता है, पॉइंट डेटा के बारे में बात नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन है आपका स्पॉट हाइट, बेंचमार्क, कंटूर्स एंड ट्रायंगुलेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा कंटूर्स, क्योंकि जो कंटूर्स होता है पॉइंट डेटा के बारे में नहीं बात करता है, बल्कि जैसे देखिए स्पॉट हाइट है, ये भी एक पॉइंट की ऊंचाई कितनी है मीन से लेवल से, उसके बारे में बात करता है। बेंच मार्क भी उसी के बारे में बात करता है और ट्रायंगुलेशन मेथड भी उसी के बारे में बात करता है। लेकिन जो कंटूर्स होता है ये क्या होता है? ये इक्वल पॉइंट्स को मिलाने वाली ये क्या होता है? लाइन होता है। इसलिए पॉइंटर की बात नहीं करता बल्कि किसकी बात करता है? लाइन की बात करता है। और आपसे यहाँ पूछा गया है क्या? नाट। नाट का चश्मा देखिए कि कौन सा कह रहा है कि पॉइंट के बारे में बात नहीं करता है। तो पॉइंट के बारे में बात कौन नहीं करता है? कंटूर्स पॉइंट के बारे में बात नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंटूर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? कंटूर्स इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि which one of the following thematic map is combined with complex theme। यानी आपको पता है थीमेटिक मैप्स क्या होता है? जो पर्टिकुलर किसी थीम पे बनाया जाता है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा थीमेटिक मैप है जो कंबाइंड है, यानी जिसमें दो थीम जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्या जुड़े हुए हैं? कंबाइंड है और विथ किससे है? कॉम्प्लेक्स थीम, क्योंकि एक थीम है तो सामान्य सी बात है। जो वो कह रहा है कंबाइंड है, यानी जिसमें दो थीम की बात की जा रही है। ऑप्शन है सॉइल स्प्रेड, फॉरेस्ट कवर, क्रॉप कॉम्बिनेशन या रेनफॉल पोटेंशियल। तो आपको बताना है कि कौन सा कंबाइंड है और कॉम्प्लेक्स थीमेटिक मैप है। तो पहली बात सॉइल स्प्रेड की बात कर रहा है। सॉइल केवल सिंगल होता है। ठीक है, सॉइल सिंगल कहने का मतलब सिंगल थीम है। सॉइल के साथ अगर वेजिटेशन एक साथ कह देता तो दो थीम हो जाता, तो ये तो ऑप्शन हट जाएगा। फॉरेस्ट कवर, इसमें भी केवल फॉरेस्ट की बात कर रहा है। क्रॉप कॉम्बिनेशन, क्रॉप कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि दो या दो से अधिक क्रॉप आपस में इस प्रकार से उगाए जाएं जिसमें एक क्रॉप दूसरे के क्या करे? सहायता करे। तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया? दो हो गया, यानी कंबाइंड हो गया। और थीम यहाँ पर क्या हो गया? आपका क्रॉप हो गया। और रेनफॉल पोटेंशियल भी है क्या? एक प्रकार से क्या है आपका? ये भी क्या है? कंबाइंड है। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो 3 और 4 सही हो जाएगा, यानी 3 और 4। ठीक है, इसको एक प्रकार से आपको इवेपोर ट्रांसपोर्टेशन के रूप में समझना चाहिए कि कितना रेनफॉल आया और उसमें से पौधे ने क्या किया, कितना इस्तेमाल किया, कितना इस्तेमाल नहीं किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4, यानी 3 जो हो जाएगा वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि which one of the following is not an outcome of GIS मॉडलिंग। ये कह रहा है कि इसमें से GIS मॉडलिंग से आप क्या नहीं कर सकते हैं, GIS मॉडलिंग का क्या परिणाम नहीं है। ऑप्शन है बाइनरी मॉडल, इंडेक्स मॉडल, रिग्रेशन मॉडल, आइकोनिक मॉडल। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है डी, आइकोनिक मॉडल। GIS मॉडल का क्या है? एक जो है परिणाम नहीं है, क्योंकि आइकोनिक का मतलब क्या होता है? उसी के रूप में मॉडल। ठीक है, तो जो आइकोनिक मॉडल है वो जीआईएस मॉडल का परिणाम नहीं है। बाकी जितने भी मॉडल हैं वो जीआईएस मॉडल के क्या हैं? अच्छे से एग्जांपल है। तो राइट आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस टू ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स। ठीक है, ये कह रहा है कि कौन सा क्या है? ये कह रहा है कि फॉलोइंग लोकेशन इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू
ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स, यानी ग्राउंड से संबंधित जो कोई पॉइंट्स है उसके बारे में कौन सा पॉइंट्स क्या है, सही है। कह रहा है सैटेलाइट कंट्रोल स्टेशन, ठीक है। दूसरा कह रहा है कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लेस दैट इज लैंगिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अगला कह रहा है प्लेस विथ एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेट्स एंड हाइट अबव एमएसएल, एमएसएल का मतलब मीन सी लेवल, या हाइट ऑफ द प्लेस अबव मीन सी लेवल, ठीक है। तो आपको बताना है कि विथ रेफरेंस ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स, ये रेफरेंस की मतलब वही बात जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एक आपको बताया था जियो रिफरेंसिंग पॉइंट्स, ठीक है। क्या बताया था, जियो रिफरेंसिंग पॉइंट्स, ये उसी की बात करता है। तो इसमें क्या होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की भी बात करता है, और कोई चीज मीन सी लेवल से कितना आगे है कितना पीछे है उसकी भी क्या करता है, बात करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेस विथ एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेट एंड हाइट अबव एमएसएल मीन सी लेवल। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद 56 कह रहा है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ ट्रू मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ये कह रहा है कि जो डिस्पर्सन होता है, ठीक है, कि कोई जो है कितना जो आपका मेन पॉइंट है उससे डिस्पर्स है, कितना अलग है, भिन्न है। तो डिस्पर्सन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ये है रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, यानी रेंज का प्रयोग करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का, कि वेरिएंस का, या मीन डेविएशन का, इंटरक्वार्टाइल रेंज का, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। इन तीनों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जो है डिस्पर्सन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड एरर ऑन मीन इज डिफाइंड एज। ये कह रहा है कि जो मीन से स्टैंडर्ड एरर होता है उसको क्या कहते हैं। तो मीन से स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, मीन से जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो उसमें हम मीन से सैंपल लेते हैं, तो ये जो मीन से सैंपल के दौरान जो हम एरर करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मीन एरर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, यानी मीन के लिए जो हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, सैंपलिंग करते हैं, ठीक है, तो और उसके बाद में जो हम डेविएशन निकालते हैं उसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन एरर बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, यानी जो डिस्पर्सन है तो डिस्पर्सन से संबंधित जो रिलेटिव मेजर होता है, यानी अगर आपको डिस्पर्सन तो निकालना है, ये डिस्पर्सन को मापना है, लेकिन ये कह रहा है कि रिलेटिव डिस्पर्सन को मापना है, तो किसका प्रयोग करेंगे, ऑप्शन है स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रयोग करेंगे, वेरिएंस का प्रयोग करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का प्रयोग करेंगे, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 द थियरी बाय मींस ऑफ व्हिच क्वांटिटेटिव कनेक्शन, ठीक है, बिटवीन टू सेट्स ऑफ फिनोमेना। कह रहा है कि क्या है, दो फिनोमेना है, दो घटनाएं हैं, ठीक है, तो उन दो घटनाओं के बीच में क्या है, कनेक्शन कैसा है, उन दो घटनाओं के बीच में संबंध कैसा है, ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी हमें कौन देता है। पहला ऑप्शन है थियरी ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध की जो थियरी है, सिद्धांत है, थियरी ऑफ रिलेशन, थियरी ऑफ डिटर्मिनेशन, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थियरी ऑफ कोरिलेशन, क्योंकि कोरिलेशन क्या करता है, दो वेरिएबल्स या के बीच में क्या करता है, कनेक्शन बताता है, संबंध को बताता है, जो कि आपसे वही जा रहा है कि जो दो सेट्स हैं, दो घटनाएं हैं, फिनोमिना है, तो उन दो घटनाओं के बीच में अगर आपको संबंध दिखाना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा थियरी ऑफ कोरिलेशन, यानी सहसंबंध की थियरी। अगला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रैंडम सैंपलिंग टेक्निक बिकम्स मोर एप्रोप्रिएट फॉर होमोजेनियस पॉपुलेशन ग्रुप। ये कह रहा है कि अगर आपके पास जो पॉपुलेशन है वो होमोजेनियस है, लगभग समान है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया कि एक गांव है, गांव में लगभग जो सभी लोग हैं वो शिक्षित,
क्या है, शिक्षित हैं, उनके बारे में डेटा कलेक्ट करना है कि कौन पढ़ा लिखा है, कौन पढ़ा लिखा नहीं है। तो लगभग लगभग जब सब शिक्षित हैं तो उनकी विशेषताएं क्या हो गई, शिक्षा के मामले में समान हो गई। तो आप अगर 3-4 लोगों के बारे में, अगर 100 लोग रहते हैं, अगर 10 लोगों के बारे में ऐसे ही गए और पूछताछ कर लिए तो लगभग सभी के बारे में आप आसानी से जानकारी ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि सभी लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं, यानी होमोजीनियस पॉपुलेशन है। क्या है, होमोजीनियस पॉपुलेशन है। तो होमोजेनियस पॉपुलेशन के लिए आसानी से कौन सा सैंपल लगाएंगे, सिंपल रैंडम सैंपल लगा देंगे। जैसे आप चावल बनाते हैं तो चावल, अब तो कुकर आ गया, कुकर के पहले जो बनाने का बर्तन था, जो भी उसको बोलते हैं अलग अलग रीजनल भाषा में, तो अब क्या होता था उसमें कि चावल क्या है, पूरे बर्तन में चावल ही है। तो क्या पूरे चावल पक गया या नहीं पका, तो उसको हम क्या, चावल को अच्छे से टेस्ट करते थे, ठीक है, और उसके बाद बता देते थे कि चावल पक गया कि नहीं पका। तो उसमें जो रखा गया है बर्तन में वो सभी के सभी क्या है, चावल है। यानी जो उसमें जो पॉपुलेशन है वो क्या है, जीनियस है। और जब पॉपुलेशन होमोजीनियस है तो उसके लिए आपने क्या किया, ऐसे ही एक थोड़ा सा चावल निकाला, ठीक है, बर्तन में से, और देखा 3-4 चावल को ऐसे ऐसे टच करके, खा के, चख के, और आपने बता दिया कि क्या सभी चावल क्या हैं, पक गए। ऐसा तो है नहीं कि सभी चावल को आप चेक करते हैं। तो आपने क्या किया, एक सिंपल रैंडम सैंपलिंग लगाई, भी प्रकार का सैंपलिंग है, टेक्निक्स ही है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल रैंडम सैंपलिंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सिंपल रैंडम सैंपलिंग लगा देंगे। अगला है, which one of the following variables is correct to divide a universe of 500 student of a class into 2 by the gender and the taken random sample of the male and random sample of females। ठीक है, ये कह रहा है कि आपने क्या किया, 500 स्टूडेंट के ऊपर सैंपलिंग किया। क्या किया, 500 स्टूडेंट के ऊपर सैंपलिंग किया और 500 स्टूडेंट को दो भाग दिया आपने। एक को बांट दिया आपने मेल पॉपुलेशन, मान लीजिए मेल में 400 हैं और फीमेल में क्या है, 100 हैं। तो ये कह रहा है कि जब आपने ये काम किया तो ये किस प्रकार की सैंपलिंग है। ऑप्शन है कंट्रोल वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, स्ट्रेटिफाइड वेरिएबल। तो इसका राइट आंसर क्या है, स्ट्रेटिफाइड वेरिएबल। स्ट्रेटिफाई का मतलब, इसको आपने स्ट्रेटा का मतलब हो गया क्लास, वर्ग, इसको आपने स्ट्रेटिफाइड कर दिया, यानी आपने बांट दिया मेल क्लास में और फीमेल क्लास में, इसको क्या कर दिया, बांट दिया। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, स्ट्रेटिफाइड वेरिएबल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, which one of the following scale is correctly measure the rank size distribution of settlement। आपने रैंक साइज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा सेटलमेंट का, जीके जिसका, कि जो नगरों का आकार होता है और जो उनका ऑर्डर होता है उसमें एक संबंध पाया जाता है। ठीक है, तो उसी का जो अनुपात होता है, यानी नगरों का आकार जैसा है और उसकी जनसंख्या जैसी है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उसका हम क्रम को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये कह रहा है कि किस प्रकार के स्केल का प्रयोग किया जाएगा रैंक साइज रूल में, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल। इसका राइट आंसर क्या है, रेशियो स्केल, क्योंकि जब आप रैंक साइज रूल निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, एक रेशियो होता है। ठीक है, तो राइट आंसर डी। अगला है कि which of the one of the following terms is used to measure the extreme peak in a normal distribution। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई पॉपुलेशन है, जब पॉपुलेशन को हम चार्ट पे प्लॉट करते हैं तो उसमें 3 प्रकार की सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है कि एक तो हो सकता है कि आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिले, यानी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो कहां पर कंसंट्रेट है, वो यहां पर कंसंट्रेट है। ठीक है, हो सकता है आपको कुछ जो है इस प्रकार से देखने को मिल जाए, बहुत ज्यादा ऊंचा ना रहे, और एक हो सकता है आपको ऐसे फ्लैट मिल जाए, यानी जो आपका पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगभग हर जगह सेम है। तो जो ये पीक वाला पॉइंट होता है, अगर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो पीक पे होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेप्टोकोर्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेप्टोकोर्टिक बोलते हैं। अगर पॉपुलेशन मध्य में है इस तरीके को तो इसको बोलेंगे मेसोकोर्टिक बोलेंगे। अगर पॉपुलेशन कुछ इस तरीके से है, फ्लैट है एकदम, तो इसको बोलते हैं प्लेटिकोर्टिक। तो ये आपका कह रहा है कि जो मेजर है वो क्या है,
पीक है, पीक पे है, तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, जो शब्द प्रयोग किया था उसको क्या बोलते हैं, लेप्टोप्रोटिक। क्या बोलते हैं, लेप्टोप्रोटिक। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला है सवाल है, ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बड़ा सिंपल सा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। एक आपका क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, जहां पर क्या दिया हुआ है कि x एंड y का मान दिया हुआ है 23 एंड 94.5, यानी x की जगह पे आपको रखना है 23 और y की जगह पे इतना, y की जगह पे आपको रखना है 94.5 इज इक्वल टू ए को आपको फाइंड करना है, और आपका एंड स्लोप ग्रेडियंट इज 1 रखना, यानी ए को आपको बताना है, प्लस जो b की वैल्यू दी गई है वो दिया गया है 1.5 इंटू जो x की वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू कितनी दी गई है, 23 दी गई है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 94.5 इज इक्वल टू ए प्लस 15 3 45, 15 दूना 30 4 34। ठीक है, 34.5, तो a इज इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 94.5 माइनस 34.5, तो a इज इक्वल टू 50 और 4090 यानी 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 60। क्या आ गया 60, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन एज, यानी अगर आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखाना हुआ संचयी का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन है हिस्टोग्राम का प्रयोग करेंगे, फ्रीक्वेंसी कर्व का प्रयोग करेंगे, पाई डायग्राम या ओगाइव का प्रयोग करेंगे, तोरण का प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर। अगर आपको फ्रीक्वेंसी अच्छे से दिखाना है तो आपको हिस्टोग्राफ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखाना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, तो आप प्रयोग करेंगे ओगाइव का। किसका प्रयोग करेंगे, ओगाइव का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ऑर्डर टू स्टडी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एमंग द लार्ज मीडियम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ऑफ रीजन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सैंपल टेक्निक्स बी मोर एप्रोप्रिएट, यानी किसी भी रीजन में अगर 3 प्रकार के किसान हैं, एक है आपके 3 भागों में इसको बांट दिया गया है किसानों को, एक है लार्ज, एक है मीडियम और एक है स्मॉल, तो आप कौन सा टेक्निक्स प्रयोग करेंगे, सैंपल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर दिया गया, इनको स्ट्रेटा में बांट दिया गया, ये भैया लार्ज है, ये भैया मीडियम है और ये भाई साहब स्मॉल है। तो आपने ऑलरेडी क्या कर दिया, इनको कई भागों में 3 भागों में डिवाइड करके इनका अध्ययन कर रहे हैं, यानी यहाँ पर पॉपुलेशन में क्या है, होमोजेनिटी है नहीं, बल्कि क्या है, हेट्रोजेनिटी है। और जब हेट्रोजेनिटी होता है तो इनको बहुत सारे स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये क्या हो जाता है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। क्या हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि देयर आर डेटा रिस्ट्रिक्शन इन यूजिंग लॉरेंज कर्व सिंस वेरिएबल मस्ट बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रीक्वेंसीज एंड नेगेटिव वैल्यू कैन नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, यानी कह रहा है कि जो लॉरेंज कर्व होता है, ठीक है, तो लॉरेंज कर्व में क्या होता है, एक तरह से डेटा का रिस्ट्रिक्शन होता है। डेटा का रिस्ट्रिक्शन किस केस में होता है, इसमें जो वेरिएबल्स होता है, ठीक है, वेरिएबल्स मस्ट बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी जो आपका लॉरेंज कर्व होता है, लॉरेंज कर्व में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है कि जो डेटा है उसको फ्रीक्वेंसी के रूप में दिखाया जा सकता है, साथ ही साथ जो इसमें नेगेटिव वैल्यू होते हैं उसको आप दिखा नहीं सकते हैं। तो ये पॉइंट बिल्कुल क्या है, सही है। अगला है दिस टेक्निक इज डिफिकल्ट टू स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, यानी जो आपका लॉरेंज कर्व है वो कंटिन्यूअस डेटा के लिए क्या है, सही नहीं होता है। तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसको किसी प्रकार से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो राइट आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स क्युमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अगेंस्ट क्युमुलेटिव परसेंटेज ऑफ एरिया। एक तरफ आपका
क्यूमुलेटिव परसेंटेज दिया गया है पॉपुलेशन का, एक तरफ दिया गया है क्यूमुलेटिव एरिया। तो अगर कहीं क्यूमुलेटिव शब्द लग जाता है तो आप वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, वहां पर आप तुरंत ओगाइव का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किससे दिखाई जाती है, ओगाइव के द्वारा ही दिखाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ओगाइव। क्या हो जाएगा, ओगाइव कर्व या ओगिव कर्व। ठीक है, अगला है कि which of the following measures of center tendency is used to indicate the center of population। यानी अगर इसमें से कौन सा ऐसा सेंटर है जिसमें हम किसी भी पॉपुलेशन के अगर आपको दिखाना है तो उस पॉपुलेशन का सेंटर, सेंटर का मतलब क्या हुआ, मध्य बिंदु को ही हम क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, तो जब सेंटर का दिखाना होता है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, मीडियन का, मोड का, मीन का या हार्मोनिक मीन का। तो इसका प्रयोग किसका करेंगे, ये मतलब मीडियन। मीडियन क्या करता है, वो सेंटर पॉइंट से यानी जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें क्या करेगा, लेफ्ट और राइट भाग में बराबर बराबर बांट देगा और इसका आंसर क्या हो जाता है, जो सेंटर में होता है वही इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। और यहाँ पर भी वही सेंटर ऑफ पॉपुलेशन की बात कर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर यानी मीडियन। अगला है मीन, मीडियन एंड coincide in the distribution of value। ये कह रहा है कि अगर आपके पास तीन डेटा है, मीन का डेटा है, मीडियन का, मोड का, और तीनों की वैल्यू लगभग लगभग क्या है, बराबर है। यानी वैल्यू बराबर क्या है, मीन इजिकल टू मीडियन इजिकल टू मोड। ठीक है, तो जब ये तीनों की वैल्यू बराबर होती है तो ये किस प्रकार का स्क्यूड होगा। ठीक है, ये नेगेटिव स्क्यूड होगा, नॉर्मल स्क्यूड होगा, पॉजिटिव स्क्यूड होगा या पोजीशन। तो जब तीनों की वैल्यू बराबर होती है तो कैसा स्क्यूड होता है, ये होता है आपका नॉर्मल स्क्यूड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपका सही क्या हो जाएगा, बी। जब तीनों की वैल्यू बराबर होगी तो जो स्क्यूड होता है वो कैसा होता है, वो नॉर्मल है। ठीक है, अगला है Who among the following gave the concept of stream number। जो स्ट्रीम नंबर होता है, जो तो स्ट्रीम नंबर यानी जब आप स्ट्रीम ऑर्डरिंग करते हैं, ठीक है, तो स्ट्रीम ऑर्डरिंग में क्या होता है, जो स्ट्रालर महोदय थे उन्होंने क्या दिया था, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जब हम स्ट्रालर के माध्यम से स्ट्रीम ऑर्डरिंग करते हैं तो मान लीजिए ये क्या है, कोई नदी है, ठीक है, इसकी आप स्ट्रीम ऑर्डरिंग कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, जो आपकी सहायक नदियां होती हैं उसको हम एक एक नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रालर ने क्या कहा था कि जब अगर सेम नदी मिलेगी सेम ऑर्डर की तो उसके आगे यानी अगर कहीं पर 1+1 सीरीज की नदी मिलती है तो इसको ये अगला जो ऑर्डर बनेगा वो 2 हो जाएगा। लेकिन कहीं पर एक के बाद 2 मिल जाएगी नदी 2 नंबर ऑर्डर की तो भी आपका जो बड़ा ऑर्डर हो जाएगा उसी को लिया जाएगा, ऑर्डर बढ़ेगा नहीं। अगर आपका कहीं पर 2+3 मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, ये जो बड़ा ऑर्डर है यही आपका हो। इसको बोलते हैं सेगमेंट मेथड। लेकिन जो आपके एक बाद में एक विद्वान आए हॉर्टन ने कहा कि चलो ठीक है 1+1 मिलेगा तो 2 होगा, लेकिन अगर कहीं 1+2 मिल गया तो ये 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रीम नंबर का कंसेप्ट दिया था, ये कंसेप्ट किसने दिया था, हॉर्टन ने दिया था। किसने दिया था, R.E. हॉर्टन ने दिया था। ये सारी बातें हम लोग प्रैक्टिकल में टाइम कम वजह से नहीं पढ़ पाए, ताकि हम लोग जो जून वाला है उसमें पूरी ज्योग्राफी को अच्छे से डिटेल से हम लोग जो टॉपिक छोड़े हैं उसको अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बस आप लोग क्या है, आप लोग बने रहिए, ठीक है, पेपर अच्छे से दीजिए, ठीक है, और एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कीजिए। यही हमारी क्या है, एक जो है, इसी के लिए हमने चैनल शुरू किया है ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या था, इसका राइट आंसर है आपका हॉर्टन, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है इफ टोटल लेंथ ऑफ ऑल द स्ट्रीम इज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द स्ट्रीम ऑफ द बेसिन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यानी कोई बेसिन है, ठीक है, तो ये कह रहा है इस बेसिन में नदी बह रही है, मान लीजिए गंगा रिवर है, ये बह रही है, तो ये कह रहा है कि
ऑल द स्ट्रीम इज डिवाइडेड टोटल एरिया, यानी इसका एरिया कितना है, ठीक है, इसका एरिया मान लीजिए 10,000 किलोमीटर है, ठीक है, कितना है 10,000 किलोमीटर है। और जो इसमें नदी है गंगा नदी, इसकी लंबाई टोटल स्ट्रीम की कितनी है 2500 किलोमीटर है, ठीक है, मान लीजिए पूरा मान लीजिए 2500 किलोमीटर है। तो जो टोटल लेंथ है और जो टोटल एरिया है, तो टोटल एरिया से टोटल लेंथ को भाग देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्रेनेज डेंसिटी। इससे आपको ये पता चलेगा कि जो ड्रेनेज की डेंसिटी है इसमें, यानी जो इसकी सहायक नदियां हैं वो कितनी ज्यादा हैं, इसका नंबर इतना ज्यादा आएगा तो इसका मतलब वहां पर जो मुख्य नदी है उसकी सहायक नदियां बहुत ज्यादा है, यानी उनकी जो डेंसिटी है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, यानी घनत्व उनका बहुत ही क्या है, ज्यादा है। तो जब इस तरह का अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, एक होता है ड्रेनेज डेंसिटी, एक होता है ड्रेनेज फ्रीक्वेंसी। ड्रेनेज फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ स्ट्रीम कितने हैं, 10,000 स्ट्रीम है, 5,000 स्ट्रीम है, इससे आपको पता चलता है संख्या कितनी है सहायक नदियों की। और ड्रेनेज डेंसिटी से पता चलता है कि जो नदियां हैं वो कितनी पास पास हैं, कितनी क्या है सघन है, कितनी क्या है दूर दूर है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है लेंथ, ठीक है, क्या पूछा है टोटल लेंथ। अगर यहीं पर टोटल लेंथ न देकर अगर दे देता नंबर ऑफ लेंथ तो उसका ऑप्शन क्या हो जाता तुरंत ड्रेनेज फ्रीक्वेंसी। यही आपको याद रखना है कि ड्रेनेज फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ स्ट्रीम होता है, और ड्रेनेज डेंसिटी क्या होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रीम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि रिलेटिव रिलीफ मैप रिप्रेजेंट, यानी सापेक्षिक उच्चावच मैप जो होता है वो क्या होता है। ऑप्शन है स्लोप ऑफ द लैंड, एलिवेशन ऑफ द लैंड, डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द हाइट एंड लोवेस्ट पॉइंट, नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि रिलेटिव रिलीफ मैप क्या होता है। तो रिलेटिव रिलीफ का मतलब क्या हुआ, सापेक्षिक उच्चावच, यानी किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से कोई ऑब्जेक्ट कितना ऊंचा है या कोई ऑब्जेक्ट कितना नीचा है, यानी रिलेटिव मतलब उसके सापेक्षिक रूप से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट। अगला है मैच द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा बताना है आपको, ट्रू है। मान लीजिए 6 बिट है, सॉरी 6 बाइट है, तो इसकी डिजिटल वैल्यू क्या आएगी, तो 6 बाइट है, ठीक है। तो इसमें आइए हम देखते हैं किसकी बाइट कितनी आएगी। तो आपको पता है कंप्यूटर में जो डिजिट होता है 0 और 1 होता है, यानी ये केवल 2 ही अंक से चलता है, 0 और 2। तो अगर 6 बाइट का है तो इसका मतलब क्या होगा, 6 बार आप 2 से क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64। तो ये क्या है, गलत है। 8 बार ले जाएंगे तो 32 2 जा 64 और 64 2 जा क्या हो जाएगा 128। ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि इधर 512 है। 7 भी आपका क्या है, गलत है। आपका क्या सही है, यानी 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। ये देखिए 5 बार 2 है कि नहीं है, 5 टाइम्स 2 है, तो राइट आंसर क्या हो गया 5 का 32। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ये जो क्वेश्चन है इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। जितने भी मैच द फॉलोइंग आपको बताए गए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ठीक है। तो जो IRS है जैसा कि नाम से है इंडियन जो है रिमोट सेंसिंग, ये सैटेलाइट है एक प्रकार से, सीरीज है IRS का, 1988 में छोड़ा गया था इंडिया की तरफ से। तो ए का क्या हो गया 1। स्पॉट किसका है, फ्रांस का है, किसका है फ्रांस का है। इकोनॉक्स किसका है, यूरोप का है। और विन व्यास वीजा किसका है, यह है आपका USA का। तो ए का हो गया 1 और बी का हो गया 4, यानी ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 78 के बाद 79 भी मैच द फॉलोइंग का है। तो आइए इसको हम देखते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, छोड़ दिया गया, बस इसको आप मिला लीजिए, ठीक है। GPS बेस्ड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो ये क्या करता है, ये ग्लोबल लोकेशन के बारे में बात करता है। पेंटोग्राफ क्या होता है, पेंटोग्राफ हम लोगों ने पढ़ा था इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि मैप को बड़ा या छोटा करने का काम करता है।
यानी छोटा करना या इनलार्ज करना किसको, मैप को। तो ये क्या करता है, मैप को इनलार्ज करता है या रिड्यूस करता है। ठीक है, स्टीरियोग्राफ्स क्या होता है, ये तो 3D विजन को हमें दिखाता है। ठीक है, क्या करता है, 3D विजन को हमें दिखाता है। सॉरी ये थोड़ा सा गलत, इसको फिर से मैच कराते हैं, यहाँ पर ये गलती से लग गया है। पेंटोग्राफ का क्या हो जाएगा, पेंटोग्राफ का हो जाएगा आपका 4। ठीक है, एंड प्लानीमीटर का क्या हो जाएगा, प्लानीमीटर का हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ एरिया। प्लानीमीटर क्या नापता है, मैप पर क्षेत्रफल को नापता है। ठीक है, तो इसकी मैचिंग क्या हो जाएगी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। इसका जो मैचिंग हो जाएगा 3, 4, 1 एंड 2। तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है मैप्स आर यूजफुल, यानी जो मैप होता है वो किसके लिए यूजफुल होता है। ऑप्शन है साइंटिस्ट के लिए, जियोग्राफर्स के लिए, ट्रेवलर्स के लिए, या ऑल ऑफ द अबव। मैप किसके लिए यूजफुल होता है, मैप सभी के लिए यूजफुल होता है। आप साइंटिस्ट हैं, आप जियोग्राफर हैं, आप क्या हैं, ट्रेवलर हैं, यात्री हैं। पहले जब इतने रूट्स, इतने टेक्निक्स नहीं थे तो मैप के सहारे ही क्या करते थे, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रेवल करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है डी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने टोटल 80 क्वेश्चन देखा। किससे 80 क्वेश्चन रिलेटेड देखा, हम लोगों ने जो आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड 80 क्वेश्चन को देख चुके हैं। ठीक है, तो ये 80 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कीजिए। इसके बाद कल हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका एग्जाम आ गया है, आपको एग्जाम के पहले केवल आपको रिविजन करना है। क्वेश्चन जो भी आपको लगाना है वो आप अच्छे से उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, बाकी आपका फोकस किस पे होना चाहिए, अच्छे से रिविजन पे होना चाहिए। बिल्कुल नहीं घबराना है, एग्जाम बहुत अच्छे से होगा। आप लोग को बस पेशेंस बना के क्या करना है, रखना है। ठीक है, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जो है कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।